तो दिव्या जी, ये सेकंड पार्ट है ग्रह कार का अध्याय। जी। तो इसमें हम लोग यहीं पे हम लोगों ने बंद किया था। सौर चांद्रमास का निर्णय किया था कि सूर्य 30 डिग्री जब चलता है, एक राशि पूर्ण करता है, तो एक महीना बनता है। जैसे चैत्र महीना बना है जब वो मेष राशि का भोग काल करता है, वैशाख का महीना बना है जब वो वृष राशि का भोग काल करता है। इस तरह से राशियों के भोग काल करने से 12 राशियों से 12 महीने बनते हैं। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। अब चंद्रमा का क्या होता है कि शुक्ल प्रतिपदा से 30 तिथियों, 30 तिथियों का मतलब हुआ, अब उसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों आ गए। शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15 दोनों मिला के जब 30 तिथियां पूर्ण हो जाती हैं तो एक चांद्रमास पूर्ण होता है। और चांद्रमास की शुरुआत कब होती है? जब अंश कला विकला में सूर्य और चंद्रमा एग्जैक्टली बराबर होते हैं, और ये अमावस के दिन होता है। दोनों का मान एग्जैक्ट सेम हो जाता है। और फिर अगली बार जब सेम होगा तब तक एक माह बीत जाता है, चांद्रमास। इसके बाद टॉपिक भावेश व उसके कार्य। यस्य ग्रहस्यो यो भावो यशस्य ग्रहे प्रशस्य कर्म। तो भाव से संबंधित कार्य उस भावेश ग्रह की राशि में, उस भावेश की लग्न से 3 6 10 11 उपचय भाव स्थिति में, उसके लग्न में, उसके वर्ष मास व दिन में प्रशस्त है। पुनः वर्ष से मास, मास से वार तथा वार से होरा अधिक बलवान है। इतना हम बताते हैं। भाव से संबंधित कार्य, जैसे भाव है सेकंड हाउस, धनेश है, धन भाव है, तो उस भावेश ग्रह की राशि, तो उस भाव से संबंधित, जैसे सेकंड हाउस में मैंने बताया कार्य क्या है सेकंड हाउस का, धन। अब उस भावेश ग्रह की राशि में उस भाव का जो ग्रह है उसकी राशि कहां पे लगी है ये देखा जाएगा। उस भावेश की लग्न से, अब जो, जैसे सेकंड हाउस में मान लीजिए पांचवी राशि से लगी सिंह राशि। अब इसका मतलब है सेकंड हाउस का फल पांचवी राशि का लॉर्ड देगा, सिंह का लॉर्ड कौन हुआ? सूर्य। अब सूर्य देखा जाएगा कहां पे बैठा है, किस हाउस में, किस राशि में बैठा है। वही यहां बताया गया, भाव से संबंधित कार्य उस भावेश ग्रह की जहां वो बैठा है उस राशि में। एक टॉपिक कंप्लीट। फिर दूसरा क्या है, उस भावेश की लग्न से, मतलब उस ग्रह को उठा के आप एक नंबर पे बैठाइए और फिर काउंट करिए 3 6 10 11 कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी राशियां पढ़ रही हैं। उन राशियों में वृद्धि करेगा वो, क्योंकि ये उपचय हाउस है। उसके लग्न में, उसके वर्ष, अब वर्ष का फल कम होगा, मास में उतने ज्यादा होगा, दिन में और ज्यादा होगा, और होरा में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो सबसे छोटा मान है। और इसका परसेंटेज में बताएं तो वर्ष का 25%, ग्रहों का असर जो पड़ता है वो 25%। पर अगर वो मास, जैसे मास के पहले दिन का लॉर्ड बुध है, तो उस पूरे मास में बुध ज्यादा असर रखेगा, और जिसका बुध जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल उसको देगा अच्छा खासा, कितना? 50%। ठीक है, इसको द्विपाद आई भी कहते हैं। एक पाद आई, दो पाद आई, मतलब डबल हो गया। फिर त्रिपाद आई जिसे हम 75% कहते हैं, वो कब? जब दिन, आज कौन दिन है? सोमवार है, तो आज चंद्रमा का असर ज्यादा होगा, और चंद्रमा का 75% असर होगा आज। आज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर त्रिपाद होरा को संपूर्ण बदल देता। होरा मतलब 24 घंटों को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और उन आवर्स के अलग अलग लॉर्ड हैं। उन आवर्स में उन लॉर्ड्स का, जैसे कहते हैं ना कि अभी आज के दिन राहु काल क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं। उस काल में काम नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा राहु के बारे में पूछा था कि राहु, आज के दिन राहु काल कब लग रहा है, तो एक्चुअली में वो होरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में राहु का असर 100% मिलेगा। उस टाइम को बचाना है, बाकी के टाइम में कर लेना है। इसी अनुपात से ग्रह के कार्यों की सिद्धि वर्ष मास दिन होरा में होती है।
इसी अनुपात में। समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर चीनी को लोटा में डालें, ग्लास में और चम्मच में, तो चम्मच वाला सबसे ज्यादा मीठा, क्योंकि वहां पानी कम है। तो जो छोटा हो रहा, सबसे छोटा यूनिट है टाइम का, इन चार में सबसे छोटा है, तो वहां पे ग्रह का असर सबसे ज्यादा। अब उदाहरण ले रहे हैं, इसको उदाहरण से कैसे समझाएं। माना सूर्य पंचमेश है, माना सूर्य पंचमेश है, पंचम स्थान मंत्र का है। जातक किसी मंत्र की उपासना करना चाहता है, मतलब इसमें ये बताया गया है उदाहरण में कि माना सूर्य पंचमेश है, मतलब पंचम में बैठा है, या पंचम में उसकी राशि लगी है, वो कहीं और बैठा है, तो पंचमेश बन गया। तो माना सूर्य पंचमेश है, पंचम स्थान मंत्र का है, सिर्फ मंत्र ही नहीं, पूरी शिक्षा का है। जब तक किसी मंत्र की उपासना करना चाहता है तो उसे सूर्य के वर्ष में, मतलब उस साल लॉर्ड को कौन हो, राजा कौन हो उस वर्ष का, सूर्य हो, तो वो साल उसके लिए बहुत अच्छा होगा मंत्रों का साधन करने के लिए। या सूर्य का मास हो, वो महीने का शुरुआत का प्रथम दिन रविवार हो, तो सूर्य का वो महीना माना जाएगा। या उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होगा कि हर रविवार को वो मंत्रों को जाप करे, तो वो सिद्ध हो जाएंगे। या किसी भी शुभ दिन जब सूर्य की होरा लगी हो, अभी तो पंचांग से पता चलेगा कि कब सूर्य की होरा लग रही है, ठीक। तो फिर उस टाइम में तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, 100% उस ग्रह का फल मिलता है, और उस टाइम में उसको मंत्र का साधन हो जाए। उस समय सिंह लग्न हो या सूर्य 3, 6, 10, 11 हो, तो उस होरा में सिंह की लग्न हो या 3, 6, 10, 11 भाव में हो, बलवान हो, तभी सफलता विशेषतया मिलेगी। अब इसको एक कुंडली से भी हम समझाते हैं। जैसे ये कुंडली बनी हुई है, लग्न में छठी राशि लगी है। देखिए, उस दिन आपका एक जो डाउट था उसको हम कंफर्म कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं अभी। क्योंकि हाउसेस फिक्स होते हैं, भाव फिक्स होते हैं। ये सेंटर वाला प्रथम भाव है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे करते हुए वापस यहाँ 12 भाव हुए। क्योंकि ये फिक्स है, इसलिए इनका नंबर कभी नहीं डाला जाता। पर राशियां बदलती हैं, किसी की लग्न में कन्या राशि है तो किसी की मेष है, किसी की मिथुन। इसीलिए राशियां के नंबर डाले जाते हैं, राशियां लिखी नहीं जाती, नंबर डाले जाते हैं। क्यों नहीं लिखी जाती हैं? फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ग्रहों के नाम लिखना पड़ता है। तो ये एक पैटर्न बनाया गया है कि हाउस को नंबर नहीं डालेंगे, क्यों, हाउस फिक्स है, बदल ही नहीं सकते, नंबर नहीं डालेंगे। राशियां बदलती हैं तो राशियों के नंबर डालेंगे, और ग्रहों के नाम डालेंगे। ग्रहों के नंबर नहीं डालेंगे, उनके नाम डालेंगे, क्योंकि ग्रहों का कोई नंबर ही नहीं है। तो इस तरह से कुंडली स्पष्ट नजर आती है। अब अगर इसी कुंडली में हम हाउस के नंबर डाल दें, फिर राशियों के नंबर डाल दें, तो सब खिचड़ी बन जाएगा, समझ ही में नहीं आएगा कौन सा नंबर क्या है। तो ये एक डाउट है, और बहुत से लोगों का होता है। तो आज वो हमने आपको क्लियर किया कि ये जितने नंबर हैं ये राशियां हैं, हाउसेस आर फिक्स, और प्लैनेट्स के हमेशा नाम लिखे जाते हैं। तो अब इस कुंडली का फलन करने जा रहे हैं अभी, वर्ष कौन मेरा वारिस है उसके हिसाब से। तो ये कन्या लग्न की है, तो अगर इसे चंद्र कुंडली कहें तो इसमें चंद्र राशि क्या बनेगी, क्या आप बता सकते हैं? चंद्र राशि बनेगी, कर्क के बाद क्या आती है, सिंह। कर्क के बाद सिंह आती है, हाँ ये तो सच है। वही बनेगी सिंह राशि, तो हमेशा क्योंकि कर्क चंद्रमा की, 5। हाँ ये अब आपने सही बोला, क्योंकि चंद्रमा वहां पे है, ठीक। हम्म। चंद्रमा जहां पे है वो चंद्र राशि कहलाती है। चंद्रमा पांचवी राशि में है, और पांचवी राशि सिंह है, इसलिए सिंह चंद्र राशि हुई। पर इस जातक की लग्न राशि कन्या है। तो राशियां दो होती हैं, हम्म। कौन सी? एक लग्न राशि जिसमें जन्म हुआ है, और एक चंद्र राशि जिसमें जन्म के समय चंद्रमा था। जी। अब यहां पे वर्ष के हिसाब से इसका फल बताना है। पहला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, बुध यहां लग्नेश दशमेश दोनों है। देखिए, बुध यहां पे
लग्न में जो राशि लगी है 6 नंबर कन्या, उसका स्वामी बुध। दसम भाव में तीसरी राशि लगी है मिथुन, उसका स्वामी कौन? बुध। तो बुध यहाँ लग्नेश और दशमेश दोनों है, जो कि एक राजयोग बना रहा है, क्योंकि लग्नेश दशमेश का एक रिलेशन बन गया। बुध 2023 के वारसेस थे। जो 2023 सन था, पंचांग उठा के देखिए, तो बुध उस साल लिखा था राजा बुध। तो 2023 के राजा कौन थे? बुध थे। अतः इस जातक को उस साल बुध के फल मिलेंगे किन हाउस के? प्रथम और 10वें हाउस के, क्योंकि वहां बुध है। अतः इन्होंने इस वर्ष अर्थात 2023 वर्ष कोई नया प्रोफेशन शुरू किया होगा। क्यों प्रोफेशन क्यों लिखा? क्योंकि बुध प्रोफेशन हाउस में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, क्योंकि वो वर्ष था, उसका राजा था 2023 का बुध। तो उस साल जरूर इन्होंने कोई नया प्रोफेशन या अपने उस प्रोफेशन में कोई नया पद उन्नति प्राप्त की हो। ठीक। देखिए, अब हमने पंचांग के प्रथम पेज पे जो राजा वर्ड लिखा होता है, मंत्री लिखा होता है, उसके हिसाब से फल बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या? मंगल यहाँ तृतीय व अष्टम होके पंचम में उच्च होके बैठा है। मंगल यहाँ तृतीय है, देखिए मंगल कहाँ, मंगल बैठा तो है पंचम भाव में। फिर हम क्यों कह रहे हैं तृतीय व अष्टम? क्योंकि इसकी राशियां लगी हैं तृतीय और अष्टम में। मंगल किन किन राशियों का स्वामी है? मंगल है वृश्चिक का और मेष का। वृश्चिक लगी है तीसरे हाउस में, इसलिए तृतीय हो गया। मेष लगी है अष्टम हाउस में, इसलिए अष्टमेश है। अष्टम का स्वामी अष्टम, मेष राशि लगी है अष्टम भाव में, तो मेष राशि का स्वामी ही अष्टम का मालिक हो जाएगा, इसलिए मंगल अष्टमेश है। तीसरे भाव में लगी है आठवीं राशि वृश्चिक, स्वामी कौन? मंगल, इसलिए तृतीयेश भी मंगल है। तो तृतीयेश और अष्टमेश कहां बैठ गए? पंचम में। कैसे बैठ गए? 10वीं राशि में बैठ गए। और 10वीं राशि मंगल की क्या है? उच्च राशि है, तो मंगल भगवान उच्च हो गए। तो वो उच्च का फल देंगे, इस हाउस का भी देंगे और इन दो हाउस का भी देंगे। और इनका क्या हाउस क्या है? तीसरा हाउस है पराक्रम, सहोदर, भाई बंधु। पांचवा हाउस है मित्र, शिक्षा, रोमांस। अष्टम है आयु, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, रिसर्च इत्यादि। तो अब फल देखिए कि मंगल यहाँ तृतीय व अष्टम होके पंचम में उच्च होके बैठे हैं। मंगल 2024 के वर्षेस हैं। अब आप पंचांग उठा के देखिए 2024 का, तो उसमें राजा मंगल, अभी हमने ऊपर आपको बताया ही था कि 2024-25 में राजा कौन? मंगल। तो मंगल 2024 के वर्षेस हैं, राजा हैं, तथा इस वर्ष इन्हें कार्य और पराक्रम में सफलता मिलेगी। कौन से कार्य? पराक्रम वाले कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि तीसरे हाउस में जहां लिखा है 8 नंबर राशि, वो पराक्रम हाउस में है, इसलिए जो भी पराक्रम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। सहोदर, मित्र, भाई बंधु इत्यादि से पुनः मधुर संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि तीसरा हाउस आपके सहोदर का है, आपके भाई बंधुओं का है। तो उसमें भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, और भी अच्छे हो जाएंगे। किसी रिसर्च फील्ड में सफलता मिलेगी, क्योंकि 8वां में जहां उसकी मेष राशि लगी है, वो रिसर्च की फील्ड है, गुप्त ज्ञान की है। तो इसमें इनको जरूर सफलता मिलेगी, किसी रिसर्च फील्ड में सफलता। फिर अब 5वें हाउस में जहां खुद वो बैठे हैं उच्च होके, उसका फल मंत्र साधन, वेद पठन पाठन इत्यादि में सफलता के योग हैं, क्योंकि ये हाउस क्या है? 5वां हाउस शिक्षा का हाउस, और स्पेशली वेद पठन पाठन का। तो इसमें इनको काफी सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जो कुंडली का पंचांग का प्रथम पृष्ठ है, जहां पे राजा और मंत्री लिखा होता है, उसके आधार पर यह फलन किया जाता है। तीसरा पॉइंट,
2025-26 के वर्षेस सूर्य हैं। अभी हमने ऊपर बताया कि अगर 2024 के तो कौन थे, मंगल थे, तो 2025-26 के सूर्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि 24 के मंत्री शनि हैं, क्योंकि शनिवार था अंतिम दिन। तो अगला साल सोमवार से, रविवार से शुरू होगा, और रविवार का स्वामी सूर्य भगवान। तो अगला साल आएगा सूर्य राजा बन के। तो वो क्या होगा, 2026, मतलब 2025 से 26, ये अप्रैल से शुरुआत होगा, अगले साल मार्च तक चलेगा। और उसमें राजा कौन है, सूर्य। तो अगले साल जब सूर्य राजा बन के आएंगे, तब ये कुंडली सब क्या फल देने लगेगी। अतः इन्हें इस वर्ष 2025 अप्रैल से 2026 मार्च तक, इस वर्ष ख्याति मान सम्मान प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य किसका मालिक है, जैसे सूर्य की किरणें दूर तक जाती हैं, इंसान की क्या दूर तक जा सकती है, ख्याति, मान सम्मान प्राप्त होगा ऊपर वर्णित कार्यों के। तो ख्याति मान सम्मान एक दिन में तो नहीं मिल जाता है। जो पीछे आपने कार्य किया है, उसी से तो ख्याति मिलती है। तो इसीलिए हमने लिखा, जो पीछे के साल बीते थे उनके आधार पर ख्याति मिलेगी। और पीछे आपने देखा कि लगातार 2 साल, 2023 में बुध, और फिर 2024 में मंगल, ये राजा थे। तो बुध ने अपना कार्य किया, फिर मंगल ने अपना कार्य किया। तो जो कर्मों का एक फील्ड बना, अब सूर्य का समय आ गया, तो सूर्य क्या करेंगे, उसको ख्याति में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से जिस पेज को लोग एकदम वेस्ट समझते हैं, यूजलेस, पंचांग का प्रथम पृष्ठ में राजा और मंत्री लिखा होता है, उसका भी आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा उपयोग है। अब सर इसमें क्वेश्चन है कि जो सूर्य का जो रेलिवेंस है वो तभी होगा अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अच्छा गया है, तो ही थर्ड वाला अपना असर देगा। जाहिर सी बात है कि अगर फर्स्ट सेकंड में अच्छे कार्य की जगह बुरे कार्य हुए हैं, तो इस बार फिर हम्म। से सूर्य इसे ख्याति में कन्वर्ट करेगा, लेकिन बदनामी भी, हम्म, बदनामी भी ठीक दूर है तक सर। जाती है। जी जी। इसीलिए हमने लास्ट में लिखा क्या, ऊपर वर्णित कार्यों के कारण, अब वो कार्य अच्छे हैं तो उसे मान सम्मान की वृद्धि होगी, अदरवाइज उसका अपोजिट होगा। ठीक। सूर्य तो अपना जी। कार्य करेगा, वह सूर्य की रोशनी की तरह, किरणों की तरह दूर तक पहुंचाएगा। अब वो आपके कर्म है कि पीछे के हाउसेस कैसे थे, उस समय जो राजा बना वो कैसे हाउस में बैठे थे, अच्छे थे या बुरे थे, नीच के साथ बैठे थे, मतलब ग्रह नीच हो गया था या उच्च हो गया था। अब यहाँ मंगल उच्च के बैठे हैं तो अच्छे ही फल देंगे, बुध यहाँ राजयोग बना रहे हैं तो अच्छे ही देंगे। इसीलिए जब सूर्य का टाइम आएगा तो वो क्या कर देंगे, ख्याति में उसको कन्वर्ट। अभी बुध नीच राशि में बैठे होते, या मंगल नीच में बैठ गए होते चौथे में जाके, तो फिर ये बदनामी का कारण बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जी। सूर्य का कारकत्व, वैलोर कैसल, सुवर्ण शास्त्र विषदहन, भीषज न प्रसन्न। तो यहाँ पे बता, ये जितने भी नाम लिखे हैं ये सब हिंदी में, इन इन चीजों के कारकत्व मतलब सूर्य इसके स्वामी हैं। इन चीजों से इनकी पूजा की जा सकती है, इनको रखने से ये खुश होते हैं। जैसे अब सर्प तो कोई नहीं रख सकता, लेकिन माना गया है कि सूर्य का आधिपत्य है सर्प पे। ऊन पहनी जा सकती है, ऊन पे है। पर्वत सोना शस्त्र विष, अग्नि दवा राजा, म्लेच्छ समुद्र, मोती वन, लकड़ी मंत्र, इन सभी का स्वामी सूर्य है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाह के भी आप नहीं अपना सकते, और कुछ चीजें जिनको किया सकता है, इंसान के लिए आसान है। अब भाई सर्प लिखा है, विष भी लिखा है, और सूर्य का कारकत्व है वो, सूर्य ख्याति देता है, पर सूर्य बदनामी भी तो कराता है। तो अब देखना यह है कि अगर सूर्य पीड़ित है तो सर्प, विष या म्लेच्छ ये कारण बनेंगे, कारकत्व बनेंगे, वो आपके हिस्से में आएगा। सूर्य अच्छा प्लेस्ड है, नीच का नहीं है, ना ही वो शत्रु राशि में है, मित्र में है या उच्च होके बैठा है, तो इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो आपके हिस्से आ जाएंगी। तो फलन ऐसे करते हैं। अब चंद्रमा का कारकत्व, कवि, फूल, खाने के पदार्थ, माणिक्य, चांदी, शंख, नमक, जल,
वस्त्र, आभूषण, स्त्री, घी, तेल, नींद, इनका अधिपति चंद्रमा। फिर से वही बात, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है तो यही सारी चीजें आपको शुभ फल देंगी। चंद्रमा गलत जगह बैठा, नीच का हो गया है, शत्रु साथ में है, या ग्रहण पड़ गया है, तो इसी का उल्टा पदार्थ में फल मिलेगा। तो जल आपके लिए शुभ नहीं होगा बल्कि अशुभ हो जाएगा। चांदी आपके लिए शुभ नहीं, अशुभ हो जाएगी, चांदी पहनेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला के तत्व याद होने चाहिए, और कुंडली देख के फिर हम बताते हैं कि इनके लिए क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा। मंगल का कारकत्व लाल कमल, ज्यादातर मंगल का रंग क्योंकि लाल है इसलिए लाल चीजें ही उनको पसंद आएंगी यहाँ पे। लाल कमल, तांबा में भी लालिमा होती है, सोना भी मिक्स्ड होता है, थोड़ा तांबा तो रेड रेड नजर आता है, खून लाल होता है। पारा लाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी पारे का स्वामी मंगल है। मेंसिल एक ओल्ड वर्ड है, मतलब होता है इसका पर्वतों पर पैदा होने वाले लाल पदार्थ। एक्चुअली में वो लाइकेन्स होते हैं, इंग्लिश में से लाइकेन्स कहते हैं। आदि, भूमि से पैदा होने वाला पदार्थ, वह लाल चीजें, भूमि से जो लाल चीजें प्राप्त होती हैं वो सारी मंगल की। पृथ्वी, राजा, पतन, बेहोशी, पित्त दोष, चोर आदि का स्वामी मंगल है। चोर क्यों लिखा? चोर भी काफी साहसी होता है, तभी तो चोरी कर पाता है। अब मंगल जब नीच का होगा तो चोर बन जाएगा, मंगल उच्च का होगा तो सेना में जाएगा या डॉक्टर बनेगा। बुद्ध का कारकत्व वेद, शास्त्र, ज्ञान, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का मालिक है, तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा जो भी चीज सीखेगा। इसलिए वेद, शास्त्र, ज्ञान, लिखित कार्य, शिल्प कला, चिकित्सा, चतुराई, कार्यकुशलता, मंत्रित्व, दूत कार्य, हास्य कार्य, क्योंकि बुद्ध का एक ये भी गुण है कि वो मजाकिया है। पक्षी, जोड़ा, प्रसिद्धि, जोड़ा क्यों बोला? बुद्ध स्वामी है मिथुन राशि का, और मिथुन आलिंगनबद्ध जोड़ा है। प्रसिद्धि, अब ये जब गुण हो गए वेद शास्त्र ज्ञान तो प्रसिद्धि तो होगी ही। वनस्पति, सोने के पदार्थ, सोने का पदार्थ जैसे सूर्य में भी है, बुध में भी है, क्योंकि ये राजसी गुण वाले ग्रह हैं। स्वामी या राजा, इन सबका अधिपति बुध है। मंगल में भी देखिए राजा लिखा है, बुध में भी, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ये एक ही कैटेगरी में है, ये राजसिक गुण वाले ग्रह हैं। बृहस्पति का कारकत्व, ये गुरु है, शिक्षा से रिलेटेड है, और शुभ कार्य में इनकी जरूर पूजा होती है। तो मंगल कार्य, धार्मिक क्रियाकलाप, पुष्टि कार्य, बड़कपन, शिक्षा, काम में रुचि, नियुक्ति, पूर्व मतलब गांव, देश, सोना, शयन, वाहन, आसन, धान्य, धान्य मतलब अनाज। बृहस्पति का इसलिए कहा था कि अनाज का रूम में पूजा जरूर की जाती है दीपावली के दिन। बृहस्पति भगवान वहां निवास करते हैं। अनाज की बर्बादी इसीलिए नहीं की जाती है क्योंकि वो रुष्ट हो गए तो धन और धान्य सब छीन लेंगे। घर व पुत्र का अधिपति बृहस्पति है, इसीलिए घर, क्योंकि पूरे पूरे घर का स्वामी बृहस्पति है। घर, देखिए भूमि कौन दिलवाता है? मंगल, लेकिन घर कौन बनाता है? बृहस्पति। भूमि अकेले तो सिर्फ बैरन लैंड है, मंगल ने भूमि तो दिला दी, पर घर तभी बनेगा ना जब बृहस्पति की कृपा होगी, धन होगा। इसीलिए घर का स्वामी बृहस्पति है, और पुत्र का भी अधिपति बृहस्पति है। शुक्र का कारकत्व हीरा, रत्न, मणि, गहने, विवाह, खुशबूदार पदार्थ, उत्तम आभूषण व फैशन की चीजें, युवती, गोबर, रोगी की पहचान, शिक्षा, रतिक्रिया, चांदी आदि का अधिपति शुक्र है। अब गोबर एक थोड़ा सा अचकचाने वाली चीज है अभी बीच में, सब अच्छा है, गोबर क्यों डाल दिया? गाय को, गोबर को बहुत ही पवित्र माना गया है। गोबर ये सब सब गोबर नहीं, सिर्फ गाय के गोबर की बात है यहाँ पे।
और इसीलिए उसे शुक्र का कारकत्व माना गया है। और यही कारण है कि गांवों में गोबर से लिपाई की जाती है घरों की। वो शुक्र का कारकत्व है। उसके पीछे एक साइंस है कि गोबर से लीपने से शुक्र खुश होंगे, तो आपको धन और वैभव देंगे। क्योंकि जितनी चीजें यहाँ लिखी हैं ये सब धन और वैभव वाली हैं। हीरा रत्न मणि और गहने आभूषण ये कौन पहनेगा? जो रिच होगा। आम आदमी तो नहीं पहन सकता। सेंट कौन डालेगा? परफ्यूम, इसके पास पैसा होगा। इसीलिए गोबर से घरों को लीपा जाता था पहले के टाइम में। शनि का कारकत्व। रांगा सीसा, काला कलर लोहा, मोटे अनाज, मरे हुए रिश्तेदार, मंदबुद्धि नौकर, नीच स्त्री, बिक्री का सामान, नौकर, गरीब व्यक्ति, दीक्षा अर्थात वैराग्य होने से संन्यास ग्रहण करना, इन सब बातों का स्वामी शनि। तो ये जो मेटल दिए हैं रांगा सीसा, ये जनरली थोड़े से मटमैले रंग के हैं। काला रंग तो वैसे भी शनि का ही है। लोहा तो माना ही जाता है, सब लोग जानते हैं कि लोहे का स्वामी शनि है। सारे अनाज, लेकिन पतले नहीं, मोटे अनाज। जिन रिश्तेदारों की डेथ हो गई है। मंदबुद्धि नौकर। नौकर दो जगह लिखा है, इसलिए मंदबुद्धि हो या नौकर हो, वो शनि का कारकत्व है। जो लोग अपने नौकरों को परेशान करते हैं उनसे शनि भगवान चिढ़ जाते हैं। और इसीलिए जब शनि की 7.5 लगती है, लगेगी तो जरूर। हर इंसान की जिंदगी में एक बार तो श्योर है, और अगर आयु अच्छी खासी रही तो 2 बार लगेगी। तो जिन लोगों ने जितना परेशान किया होता है नौकर को, तो उन 7.5 साल में भगवान सब बराबर कर देते हैं। ठीक। इन सब बातों का स्वामी शनि। ग्रहों के देश। अब ग्रहों के कारकत्व के साथ रीजन भी डिवाइडेड है। जैसे सूर्य का कलिंग देश। कलिंग आज के टाइम में उड़ीसा है। चंद्रमा का यमन या यूनान, पश्चिम देश। शुक्र का समतट, समतट मतलब एकदम समतल जगह, या तो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, जहां पे तराई में नदियां उतरती हैं वो जमीन को समतल कर देती हैं, वो सब शुक्र का है। तो समतट। गुरु का सिंध प्रदेश है। बुध का मगध। मगध, अगर हिस्ट्री वाला मैप देखें तो मेरे ख्याल से जो पटना है, पाटलिपुत्र, ये बिहार का रीजन मगध कहलाता है। शनि का सौराष्ट्र है गुजरात। तो इसीलिए गुजरात में आप देख रहे होंगे शनि जी की कृपा कितनी ज्यादा है कि सारी इंडस्ट्रीज वहीं लगती हैं। मंगल का उज्जैनी प्रदेश। उज्जैन आज भी है, वो मंगल का रीजन है। तो महाराष्ट्र पूरा जो है, एमपी, मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश में उज्जैनी प्रदेश पड़ता है, वो मंगल की जगह है। इसीलिए लैटराइट, लाल भूमि मध्य प्रदेश में बहुत है। मध्य प्रदेश से वो लाल वाली मिट्टी खोद के बहुत सारे स्टेट में बेची जाती है, क्योंकि लैटराइट से बहुत सारे ओर निकलते हैं। वो ओर है, उसमें से बहुत सारे मेटल निकलते हैं। राहु केतु का द्रविड़ देश है। द्रविड़ देश आपको मालूम है, द्रविड़ पूरी एक जाति है। ये मद्रास तमिलनाडु के साइड वाला, तमिलनाडु पूरा, वहीं से द्रविड़ लोग निकल के तो उधर लंका में भी गए हैं। वो पूरा राहु केतु का एरिया है। इसलिए वो लोग काले भी बहुत होते हैं। अर्थात इन देशों पर इनका कारकत्व है। इन जगहों का वाकई पे, इन जगहों पे अगर आप जाएं तो आपको उसी के जैसे कैरेक्टर के लोग, जमीन, सब चीज मिलती है। इवन वनस्पति भी उससे इफेक्टेड है। अब इन ग्रहों की पीड़ा से इन देशों में कष्ट मिलेगा। जैसे आपका वो ग्रह पीड़ित है और आप उस जगह पहुंच गए तो आपको कष्ट प्राप्त होगा। और अगर वो ग्रह अच्छा है आपकी कुंडली में और आप उसके रीजन में गए हैं तो वहां आपको प्रसन्नता और सफलता मिलेगी, और वहां से आपका कल्याण होगा। इस तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो दिव्या जी, ये कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक। जी सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।
गुड नाइट।